आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से आज बयान दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट के हालात पर जयशंकर अपनी बात रखेंगे। बीजेपी ने सांसदों के लिए व्हीप यहां जारी कर दिया है। तो आज विदेश मंत्री एस जयशंकर की ओर से बजट सत्र के दूसरे चरण में दोनों ही सदनों में उनकी ओर से संबोधन किया जाएगा। भारत का क्या स्टैंड है, मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के हालात हैं उस पर जाहिर बातचीत यहां पर की जाएगी। ये व्हीप यहां जारी किया गया है। सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए यह व्हीप जारी कर दिया गया है, जिसकी तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज से संसद के बजट सत्र के राउंड 2 की शुरुआत यहां पर हो रही है। मिडिल ईस्ट के हालात पर जयशंकर की ओर से बयान दिया जाएगा। भारत के स्टैंड की यहां बात होगी और इसी के साथ आपको बता दें कि किस तरीके से अलग अलग देशों में जो भारतीय नागरिक इस समय मौजूद हैं या कैसे भारी संख्या में भारतीय नागरिकों को वहां से यानी कि युद्ध क्षेत्र से अभी तक ले आया भी गया है, क्योंकि किस तरीके का स्टैंड यहां भारत का रहा है इस युद्ध को लेकर, इसे चर्चा जाहिर तौर पर यहां की जाएगी कि भारत किस पक्ष में है। हालांकि साफ तौर पर भारत ने अभी तक के जितने भी बयान यहां दिए हैं, एमईए की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आए हैं कि भारत शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन ये दूसरा जो चरण शुरू होने वाला है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर बजट सत्र के पहले चरण पर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे पूरा का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा था। चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे वो लोकसभा स्पीकर के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाना हो, वो हंगामा आपने देखा था कि काफी दिनों तक सदन को चलने नहीं दिया गया। विपक्ष की ओर से भारी हंगामा किया गया, बायकॉट किया गया, यहां तक कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव तक लाया गया, जिस पर चर्चा इस सत्र में संभव है। इसी के साथ एसआईआर के मुद्दे को लेकर कितनी आक्रामकता आपने यहां पर देखी पहले चरण में, वो भी साफ जाहिर है, उसे लेकर दोबारा हंगामा हो सकता है। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात मिडिल ईस्ट में चल रहे हैं उसे लेकर यहां विदेश मंत्री की तरफ से जब अपना वक्तव्य यहां रखा जाएगा तो जाहिर ये देखना होगा कि किस तरीके से विपक्ष अपनी बात यहां रखेगा, क्योंकि इसे लेकर भी हंगामा होगा। तो किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है ये भी जानिए। अविश्वास प्रस्ताव, मिडिल ईस्ट पर जो जंग चल रही है, एसआईआर पर चर्चा हो सकती है। दूसरे चरण में कुल बैठकें यहां 17 बैठकें होने वाली है। इसी के साथ में 9 से 25 मार्च तक मंत्रालयों की जो मीटिंग है वो यहां चलेगी। अनुदान मार्गों पर वोटिंग हो सकती है। इसी के साथ बजट सत्र 2 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। तो 9 तारीख से शुरू होकर 2 अप्रैल तक का ये समय है, जिसमें कुल बैठकें होंगी 17। कोशिश की जाएगी कि कई प्रस्ताव यहां पर पास किए जाएं, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर राउंड 2 में यहां चर्चा होने वाली है, सबसे पहली बात तो मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के जंग के हालात हैं उसे लेकर विदेश मंत्री की तरफ से अपने वक्तव्य रखे जाएंगे। लेकिन जब से इस जंग की शुरुआत हुई है, खासतौर पर तेल की खरीद को लेकर विपक्ष की ओर से कई टिप्पणियां यहां पर की गई हैं। सरकार को घेरने की कोशिश की गई है कि सरकार तेल के मामले में जो अमेरिका की ओर से साफ कहा जा रहा है कि हम ये आदेश देना चाहते हैं या हम ये बताना चाहते हैं भारत को, या दिशा दिखाना चाहते हैं, इसे लेकर कई सवाल खड़े किए गए कि भारत एक संप्रभु देश है, लोकतांत्रिक देश है, उसे कोई और मुल्क का नेता इस तरीके की टिप्पणी उस पर कैसे कर सकता है। इसे लेकर भी अलग अलग विपक्ष के लीडर्स के कई स्टेटमेंट सामने आए। इसी के साथ में जंग में किस तरीके के हालात हैं, ईरान को लेकर भारत का क्या स्टैंड है, भारत की तरफ से क्या आखिरकार इनका पक्ष है, ईरान पर जिस तरीके के हमले हो रहे हैं इसे लेकर कई सवाल यहां पर पूछे गए। प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। इजराइल से प्रधानमंत्री लौटे, उसके बाद जंग की शुरुआत हुई, जिसे लेकर विपक्षी कई नेता ओवैसी ने भी कई सवाल इस पर खड़े किए थे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आज सत्र की शुरुआत हो रही है, राउंड 2 की शुरुआत हो रही है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि तमाम बड़े और अहम मुद्दे यहां पर होने वाले हैं, जिसे लेकर कहीं ना कहीं बड़ा हंगामा भी आज आपको सदन में देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ी बात, अविश्वास प्रस्ताव यहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाया गया था। पहले आपने देखा था कि ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि टीएमसी ने खुद को इस प्रस्ताव से अलग रखा था, लेकिन अब माना जा रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं यहां अपना मन बनाती हुई दिख रही है। तो कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे ये भी आप जानिए। विपक्ष अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग में ईरान के प्रति सरकार के रुख को, यहां सीधे तौर पर सरकार का क्या रुख है मुख्यतः, उसको लेकर यहां चर्चा जरूर हो सकती है। रूस से तेल खरीद पर अमेरिकी छूट की जो बात है, जैसा हमने पहले भी बताया, उसे लेकर चर्चा हो सकती है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के नतीजे जैसे मुद्दे यहां उठ सकते हैं, क्योंकि एसआईआर का ऐसा मुद्दा रहा, चाहे वो मॉनसून सत्र रहा या बजट सत्र रहा, ये मुद्दा काफी हावी रहा है एसआईआर का।
उसके बाद अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग पर विदेश मंत्री माना जा रहा है कि राज्यसभा में सुबह 11 बजे और लोकसभा में 12 बजे अपना वक्तव्य यहां पर देंगे, जिसके बाद हंगामा होने के आसार हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। कांग्रेस समेत विपक्ष के 118 सांसदों ने 10 फरवरी को लोकसभा सचिवालय को साइन किया हुआ नोटिस यहां पर सौंप दिया था। आरोप यह लगाया गया था कि स्पीकर सदन की कार्रवाई में निष्पक्षता नहीं बरत रहे हैं। ये स्पीकर के ऊपर आरोप लगाया गया था कि विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है और विपक्ष को पर्याप्त मौका नहीं दिया जा रहा। आपको याद होगा कि राहुल गांधी जिस तरीके से एक किताब लेकर यहां पहुंचे हुए थे, उसके बाद में कई सवाल यहां खड़े हुए। ओम बिरला की तरफ से साफ कहा गया कि किसी भी किताब को आप सदन में लाकर उसे कोट करके और आप देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री पर सवाल यहां नहीं खड़े कर सकते हैं, जिसके बाद में हंगामा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ यहां दिखाई दिया था। इसी बीच टीएमसी के 28 सांसदों ने नोटिस पर साइन नहीं किया था। उन्होंने अपने आप को इस अविश्वास प्रस्ताव से अलग रखा था, लेकिन सांसदों ने पार्टी चेयरपर्सन के निर्देश के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने का मन बना लिया है। इस तरीके की जानकारी मिल रही है और सूत्र ये बता रहे हैं कि टीएमसी सांसद लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ में वोट करेंगे। जब वोटिंग होगी तो टीएमसी भी खिलाफ में वोट करने वाली है। लेकिन आज जो अहम मुद्दा यहां होने वाला है, क्योंकि जब पहला राउंड खत्म हुआ और दूसरे राउंड के बीच में मिडिल ईस्ट में, दुनिया के इन देशों में, अलग अलग देशों में कई तरीके के परिवर्तन हुए। इस तरीके से आपने देखा कि कैसे युद्ध की स्थिति है। उसके बाद भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भी किस तरीके का हंगामा यहां पर रहा। खास तौर पर आपने देखा कि एआई समिट जो हुई उसमें किस तरीके का हंगामा कांग्रेस की तरफ से किया गया। माना जा रहा है कि इस पर भी कई सवाल यहां पर खड़े हो सकते हैं। लेकिन जो प्रमुख मुद्दा आज का है वो सीधे तौर पर आप मान लीजिए कि जब विदेश मंत्री की तरफ से बात आज की जाएगी, मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के हालात हैं उस पर कई सवाल खड़े किए जा सकते हैं, जो हम पिछले दिनों से लगातार देख रहे हैं। और इस समय खास मेहमान हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक सर जुड़ चुके हैं। सुनील जी, जिस तरीके के हालात हैं, पहला सत्र, पहला राउंड हमने देखा, हंगामे की भेंट चढ़ा, अविश्वास प्रस्ताव तक लाया गया, कई दिनों तक सदन नहीं चला, सदन का समय बर्बाद हुआ। एसआईआर का मुद्दा हो या फिर वो किताब हो जो राहुल गांधी लेकर नरवणे साहब के पहुंचे थे, उसे लेकर भारी बवाल हुआ। लेकिन आज आप स्थिति कैसे देख रहे हैं जब राउंड 2 की शुरुआत होगी? क्योंकि पहले विदेश मंत्री का वक्तव्य आज है, मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है इसे लेकर भी भारी हंगामा हो सकता है क्या? देखो, पहले से ही कांग्रेस ने नोटिस दिया है और निश्चित तरीके से सारे नोटिस क्रमबद्ध तरीके से तय कर लिए हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जहां विपक्ष जवाब चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो इस समय युद्ध का समय है, इजराइल अमेरिका ने जो ईरान पर अटैक किया उस पर विपक्ष विदेशी पॉलिसी के प्रकरण में सरकार से जवाब चाहता है कि विदेश नीति है क्या, जिस पे विदेश मंत्री जयशंकर जी जवाब देंगे। उसके बाद जो ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, निश्चित तौर से नियम कहता है कि जब प्रस्ताव मंजूर हो जाए तो उसके 10 दिन के भीतर चर्चा होनी चाहिए। तो आज का समय है, आज चर्चा होगी और चर्चा के हिसाब से लगता है कि सारे राजनीतिक दलों ने तैयारी की है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी व्हिप जारी किया गया था कि सारे सांसद वहाँ मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने और अन्य राजनीतिक दलों ने भी अपने सांसदों को विशेष तौर से फ़ोन पे भी कहा है कि कोई भी सांसद अनुपस्थित न रहे। ओम बिरला के प्रस्ताव पर पहले तो तृणमूल कांग्रेस सहमत नहीं थी, लेकिन बाद में टीएमसी भी समर्थन में आ गई है। तो 118 सांसदों ने जो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे, निश्चित तौर से वो संख्या बढ़ेगी। लेकिन जहां बहुमत की बात है, बहुमत के आंकड़े ये कहते हैं कि सरकार के पास है। तो ऐसा लगता है कि जो प्रस्ताव पे बहस होगी, चर्चा होगी, फिर उसके बाद वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद सरकार के पक्ष में फैसला जाएगा। ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा जो अध्यक्ष थे, पूर्व उपराष्ट्रपति, उनके खिलाफ भी आया था, वो भी प्रस्ताव गिर गया था। तो अब देखेंगे दोपहर के बाद के वास्तव में क्या होता है, वोटिंग के बाद क्या चर्चा होती है, ओम बिरला जी क्या कहते हैं, सरकार की तरफ से क्या बयान आते हैं, इस पर हम लोग निश्चित तौर से चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर। और जिस तरीके से विदेश मंत्री की ओर से आज अपनी बात यहां रखी जाएगी इस जंग को लेकर, दूसरी ओर तेल को लेकर, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके की बात यहां कही है, छूट दे दी है कि आप रशिया से इतने समय तक तेल खरीद सकते हैं। हमने इस बीच में सोशल मीडिया पर भी और कई मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष के नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए कि अमेरिका कौन होता है हमें ये बताने वाला कि हमें कहां से तेल खरीदना है। इसे लेकर भारी हंगामा पहले ही देखा गया, आज तो मौका होगा। तो माना जा रहा है सर क्या कि इसे लेकर बड़ी तैयारी विपक्ष ने की होगी सरकार को घेरने की? देखो सृष्टि जी, जो विपक्ष ने जो आरोप लगाया उस पर इसलिए बहुत ज़्यादा दम नहीं है क्योंकि भारत ने कभी तेल रोका नहीं रसिया से,
कम जरूर हुआ। हाँ। और कम इसलिए हुआ कि दो जो बड़ी कंपनी थी रसिया की, उस पर यूएस ने प्रतिबंध लगा रखा था। जी। तो जब प्रतिबंध उन कंपनियों पे था, इसलिए उन कंपनियों से तेल खरीदना बंद हुआ। अन्य कंपनियों से लगातार तेल खरीदा जा रहा है और ये अमेरिका निर्णय नहीं करेगा, ये बिल्कुल प्रधानमंत्री की तरफ से भी बयान आ गया है। हाँ। कि हमारे बीच हम कहाँ से क्या लेंगे, इस पर हम स्वयं निर्णय लेंगे। तो निश्चित तौर से एक बड़ी चर्चा तो इसमें होगी, हंगामेदार चर्चा तो होगी। ये तो पूछा ही जाएगा और बार बार पूछा भी जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति से ही यहाँ देश को जानकारी मिलती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ जरूर है कि इसमें भारत सरकार मजबूत स्थिति में है। वो आंकड़े जरूर पेश भारत सरकार करेगी संसद में, जो लगातार तेल खरीदा जा रहा है। और वो आंकड़े मुझे लगता है कि विपक्ष उसके सामने सहमत असहमति की बात अलग है, लेकिन आंकड़ों को विपक्ष झुठला नहीं सकता। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि बात आंकड़ों पर भी यहाँ होगी, लेकिन और कौन कौन से अन्य मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि इस बीच बहुत कुछ हुआ सर। जिस तरीके से हमने देखा एआई समिट में कांग्रेस के तमाम जो यूथ विंग के कार्यकर्ता थे वो कैसे प्रदर्शन करते हुए पहुंचे, उसे लेकर सवाल खड़े किए गए। उसके बाद राष्ट्रपति के अपमान की बात यहाँ बंगाल में निकलकर सामने आई। तो ये कुछ वाकये ऐसे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि इस पर भी कहीं ना कहीं बहस हो सकती है, सवाल जवाब हो सकते हैं? अभी सृष्टि जी, ये क्रमबद्ध तरीके से जो नोटिस है, नोटिस में ये मुद्दे नहीं है और आज उन्हीं पर बहस होगी जो पहले से नोटिस दिए जा चुके हैं जी। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष अलग हटके मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है। जो नोटिस दिए जाते हैं, जिन पर क्रमबद्ध तरीके से जो तय होता है कितने बजे कौन बोलेगा, किस राजनीतिक दल के मुखिया को बोलने की इजाज़त दी जाएगी, ये रूल्स है उसका। लेकिन लगातार हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस इस पर आगे नहीं चल पाती है। तो ज़रूर ये मुद्दे उठ सकते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो मैंने अभी भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो युद्ध की स्थिति है और उसमें भारत की क्या भूमिका है, क्योंकि सोनिया गांधी ने भी बड़ा बयान ईरान को लेकर के दिया था। हाँ। विदेश मंत्री की तरफ से भी, कल ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से भी बयान आया कि हम 3,000 साल पुराने मित्र हैं और आगे भी हम मित्र बने रहेंगे। और कई बार ईरान ने मदद की गुहार भी भारत से की है। लगातार ऐसी परिस्थितियां बढ़ रही हैं जहाँ हम ईरान के साथ भी हैं, हम यूएस के साथ भी हैं, हम रसिया के साथ भी हैं, हम तमाम देशों की आप परिस्थितियां देखेंगे। गाजा युद्ध हुआ तब भी हमारे देश की तटस्थ परिस्थिति रही। यूक्रेन रसिया के युद्ध में भी हमने देखा। और निश्चित तौर से इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें भी भारत सरकार की स्थिति बहुत सराहनीय है, क्योंकि बार बार ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। जहां जितना बोलना चाहिए प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य देते हैं, गृह मंत्री विदेश मंत्री अपना वक्तव्य देते हैं। और लगातार हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के जितने भी परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रही हैं, विदेश सचिव रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को अवगत कराते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इस समय डॉक्टर रामकृष्ण भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर रामकृष्ण सर, सवाल मेरा आपसे यही है, जिस तरीके के हालात अभी मौजूदा परिदृश्य देख रहे हैं कि कैसे हालात इस समय मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं, लेकिन विपक्ष की ओर से कई सवाल हैं जिसका आंकड़ों के जरिए जवाब दिया जाता है। बार बार एमईए की तरफ से भी अपने वक्तव्य रखे जा रहे हैं कि भारत कैसे सभी से बातचीत कर रहा है, चर्चा कर रहा है, चाहे इजराइल की बात करें, ईरान की बात करें, लगातार भारत अपना स्टैंड बताता रहा है। लेकिन जब विदेशी परिदृश्य में बात आती है, भारत के देश के स्टैंड की बात आती है, तब भी विपक्ष बार बार अपनी ही सरकार को, अपनी ही नेताओं को कटघरे में खड़ा कर देता है। यहां पर भी वही हालात हम देख पा रहे हैं। तो आज भारी हंगामा, कई सवाल यहां सीधे तौर पर खड़े हो सकते हैं, जैसे अभी तक की बयानबाजी हमने देखे हैं। सर देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का काम है अपना काम करते रहना, सरकार का काम है अपना काम करते रहना जी। विपक्ष का काम है दबाव बनाना, सरकार का काम है दबाव में नहीं आकर कर करके काम करना, पहला चीज। दूसरा चीज, जो गल्फ कंट्री का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो इतना आसान नहीं है किसी भी सरकार के लिए हैंडल करना आज के तारीख में जी। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ी हो जाए तो आपका इससे बहुत बड़ा कि एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ सकता है। और ये आप देख लीजिए कि आज ऑलरेडी एक फिक्स या वैसा टाइम जहां तक मुझे मालूम है कि आज विदेश मंत्री एस जयशंकर आज पार्लियामेंट में आज बयान भी देने वाले हैं आज जी। तो विपक्ष को चाहिए कि एक तो बयान का भी इंतजार करे। दूसरा चीज, ठीक है विपक्ष का काम है आवाज उठाना, लेकिन साथ में उन परिस्थितियों को भी समझना कि जिसके कारण सरकार को कोई भी कदम उठाना पड़ता है। बहुत सारी बातें इस बीच में उठाई गई है विपक्ष के द्वारा कि सरकार ये नहीं बोलता है, सरकार वो नहीं बोलता है, सरकार इसके तरफ नहीं बोलता है, सरकार उसकी आलोचना नहीं करता है। तो ये भी सोचना चाहिए कि आपके देश में भी जब आर्टिकल 370 जब कश्मीर से विड्रॉ किया गया था तो उस समय इंटरनेशनल कम्युनिटी कौन कौन आपके साथ था, कौन कौन आपके साथ नहीं था, बहुत सारी बातें उठती हैं इसमें। और खास करके आप पता है कि तेल का और गैस का मुद्दा जो है ये बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दा है। और दूसरा चीज,
कि पिछला 5-7 सालों में आप देखेंगे जो भारत की जो विदेश नीति है वो ट्रेडिशनल विदेश नीति से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं शिफ्ट किया है। लेकिन जो शिफ्ट किया है उसका कारण कुछ और पार्टी और पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि जो शिफ्टिंग का कारण है, उसका शिफ्टिंग कारण यह है कि भारत ये रिसेंटली 5-7 साल में स्पष्ट कर दिया है कि हमको जहां पर फायदा होगा हम वहीं पर वो काम करेंगे। हम कोई भी काम करेंगे जो हम देश हित में हम काम करेंगे, जो देश के हित में होगा वही करेंगे, जो देश के हित में नहीं होगा वो हम नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा भारत हर मुद्दे पर मुखरता के साथ अपना स्टैंड रखता भी रहा है। संजीव कौशिक जी भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव जी, लगातार हम खास मेहमानों से भी चर्चा कर रहे हैं कि आज राउंड 2 की जब शुरुआत हो रही है तो कैसे कौन कौन से मुद्दे हैं प्रमुखता के साथ उठाए जा सकते हैं, और जैसा कि इससे पहले यहाँ सुनील जी ने भी कहा था कि क्रमबद्ध तरीके से जो नोटिस दिए जाते हैं उस पर चर्चा आजकल हो नहीं रही है सदन में, तो आज के दिन की शुरुआत कैसे हो सकती है, क्या क्या मुद्दों पर हंगामे हो सकते हैं, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है सर? देखिए सृष्टि, बजट सत्र का दूसरा चरण काफ़ी हंगामेदार रहने की आशंका है। सब जानते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने ओम बिरला के खिलाफ या लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव का जो एक सूची दी गई है, उनको जो आग्रह किया गया है, नोटिस दिया गया है, हो सकता है कि उसे यदि स्वीकार किया जाए तो उस पर चर्चा हो। दोनों पार्टियों ने, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने, दोनों ने अपने अपने लोगों को जिस तरह से व्हिप जारी किया है कि सबको सदन में रहना है, हंगामे काफ़ी बढ़ने वाले हैं आज। महत्वपूर्ण ये भी है कि यदि इस नोटिस पे यदि चर्चा होती है तो निश्चित तौर पे लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला है वो अध्यक्षता नहीं कर पाएंगे, किसी दूसरे को वहाँ पे रखा जाएगा, उनको उससे बाहर रखा जाएगा। फिर ट्रेड डील के मामले में भी तमाम विपक्षी पार्टियां पहले से ही सरकार को घेरने के लिए तैयार है और वो उस पर चर्चा करने के लिए मूड बना के बैठी हुई है कि किन परिस्थितियों में कैसे ट्रेड डील पे देश के स्वाभिमान का समझौता जिस तरह से किया गया उस पर बात होगी। फिर ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य के बीच में जो विवाद की वजह से तेल की खपत या तेल के आदान प्रदान में जिस तरह से प्रभावित हुआ है और रूस को जिस तरह से ये कहना पड़ा है और भारत सरकार को जिस तरह से आग्रह करना पड़ा है, निश्चित तौर पर यह भी एक बहुत एम्बैरसिंग मूवमेंट है। उस पर भी विपक्षी पार्टियां घेरेगी सरकार को। तो सरकार को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियों के पास मुद्दों का भंडार है आज के वक्त में। यह बात बिल्कुल सही है कि देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार भी सरकार के तरफ से सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है या जो चाहत होती है वो होती है, या फिर एक बार हंगामे के बदले हंगामे जैसा आपने कहा कि विपक्ष के पास में मुद्दों का भंडार है कि वो सरकार से सवाल यहाँ सीधे तौर पर पूछ सकता है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है उनका। और देखना होगा कि विदेश मंत्री की ओर से आज क्या कुछ कहा जाता है। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ में बने रहिए, हम इस खबर पर लगातार बने रहेंगे, आपसे चर्चा जारी रहेगी।